Good morning, friends. My name is Dr. Ravinder Kumar, working as an assistant professor in SBS College of Law, situated at Makaroli Kala, Rohtak. Friends, today I am giving a lecture on the topic importance and general exception under the Indian Penal Code. तो जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर देर आर वेरियस जनरल एक्सेप्शंस अंडर द लॉ ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 76 to 106 ऑफ आवर आईपीसी। चैप्टर 4 है जो आईपीसी का, वो डील करता है जनरल एक्सेप्शन में, एंड चैप्टर 4 के अंदर एक्सेप्शन दिए गए हैं जो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्सेप्शंस, वी कैन से एक्सेप्शन डन अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 76 to 106 which is not amount to offense under the code। तो इस कोड के अंदर अगर कोई भी क्राइम है जो सेक्शन 76 से 106 के अंडर लाई करता है, तो अगर वो क्राइम इस कैटेगरी में आता है तो वो क्राइम नहीं है और कोई ऑफेंस नहीं है। तो अगर हम डिटेल बात करें एक्सेप्शंस की, तो जो एक्सेप्शंस हैं अंडर सेक्शन 76 to 79, these exceptions are mistake of fact, and the another one is section 77 to 78 deals with judicial acts, and section 80 deals with the accidental cases। तो अब एक और कैटेगरी है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, जो कि जिसमें कि सेक्शन लाई करते हैं सेक्शन 81 to 86 एंड 92 to 94। तो द अनदर सेक्शन इज सेक्शन 87 to 91 डील्स विद द एक्ट डन बाय द कंसेंट, और सेक्शन 95 जो है वो डील करता है ट्रिफलिंग एक्ट्स को लेके, एंड हमारे प्राइवेट डिफेंसेस हैं जो कि 96 to 106 के अंदर डील करते हैं। तो इन जनरल एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ओनस ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज्ड के ऊपर लाई करता है, जिसमें कि एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ता है कि जो उसके जो केस है उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो इस तरह के हैं कि जो कि जनरल एक्सेप्शन में लाई करते हैं। तो इसके अंदर वी कैन से द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस, द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई एक्यूज्ड है मर्डर का, जो कि बाय द रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि वो ही डिडंट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, तो इसके अंदर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन ए, वो ए को ही प्रूव करना पड़ेगा। तो सेक्शन 76 to 79 जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से डील करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज समटाइम ए गुड डिफेंस, वी कैन से। सेक्शन 76 lays down that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by the law to do so। वो ऐसा करने के लिए ये समझता है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है ऐसा करने के लिए, और वो गुड फेथ में अगर ऐसा करता है बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ही इज़ नॉट लाइबल फॉर दैट एक्ट। तो इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए एक सोल्जर है, सोल्जर अपने सुपीरियर की कमांड से अगर उसका सुपीरियर ऑफिसर है उसको कमांड करता है कि सामने जो भीड़ है उस भीड़ के ऊपर फायर करिए, तो अगर वो ऐसा करता है तो ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि अपने सुपीरियर के कहने पे उसने ऐसा किया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो अरेस्ट करने जाता है किसी को बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट,
और वो ऐसा समझता है कि उसने मान लीजिए एक्स को उसने अरेस्ट करना है, और वो वाई को ये समझता है कि ये एक्स है, और बाई मिस्टेक वो उसको अरेस्ट करके ले जाता है। तो दैट इज़ अनदर एग्जांपल कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो इसलिए वो भी वो। तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये इसको इंग्लिश कॉमन लॉ में भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। उसमें भी ये सेम इफेक्ट रखता है जैसे हमारा इंडियन लॉ में है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है। तो इसमें हम तो इसमें एक मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फैक्टी, जिसका मतलब ही यही है कि द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो है ये टेम्परेरी डिस्टोर्शन होता है इमेजिनेशन का। वो ऐसा बिलीव करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं बाउंड बाय द लॉ है, और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो इसलिए ये एक्सक्यूजेबल है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब डिफेंस नहीं होता, तो अब बात आती है ये। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब डिफेंस नहीं होता, जब वो इलीगल हो, व्हेन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज इटसेल्फ इलीगल। वी कैन से इन अदर वर्ड्स वन कैन नॉट डू एन इलीगल एक्ट। मान लीजिए जो है एक पर्सन है वो शूट करता है एक्स के ऊपर, मैं एग्जांपल देता हूँ, और फिर वो ये जो है ना प्ली लेता है कि मैं तो वाई के ऊपर गोली चलाना चाह रहा था, आई वांट टू किल वाई, और मैं एक्स को नहीं मारना चाह रहा था। तो इसमें उसका जो फैक्ट है वो इलीगल है। तो वहाँ पे ये इसकी प्ली या इसका डिफेंस नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो इलीगल था। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि जो है इसी में एक जो है ना टोल्सन का केस भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिमिलरली इसमें मान लीजिए एक अनमैरिड गर्ल है जो कि 16 साल से कम की है, और उसको उसके विदाउट द नॉलेज ऑफ हर लॉफुल गार्जियन वो उसकी नॉलेज के बिना उसको अपडेट करता है। तो और वो फिर अगर इसका डिफेंस लेता है कि मैं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है ये, तो क्योंकि उसका जो मीन्स है, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो फैक्ट है वो इलीगल है, उसका जो एक्ट है वो इलीगल है, तो इसलिए वो उसकी प्ली नहीं ले सकता है। तो एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ अगर मान लीजिए कोई सुपीरियर है, वो इन्फीरियर को ऑर्डर देता है कि सामने एक भीड़ है, उस पर आप गोली चलाइए, और वो भीड़ वॉयलेंट नहीं है, ना ही वो कुछ कर रही है, वो आराम से खड़े हैं। तो और वो उनके कहने पे जो सिपाही हैं वो गोलियां चला देते हैं। तो यहाँ पे अगर वो सिपाही जिन्होंने गोलियां चलाई है, अगर वो ये डिफेंस लेना चाहें तो वो डिफेंस नहीं ले सकते इस चीज़ का, बिकॉज उनका जो एक्ट था वो इलीगल था। तो इसी तरह से इट इज़ मतलब सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखा जाता है कि ये एक वैलिड डिफेंस है या नहीं। तो इसी तरह से वी कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट व्हेन रीजनेबल इंक्वायरी वुड हैव एलिसिट द ट्रू फैक्ट्स। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने जो है मैरिज कर ली ये सोच के कि उसकी जो प्रीवियस मैरिज है उसकी वो डिक्री कोर्ट से पास हो चुकी है, तो और ये सोच के उसने एक सेकंड मैरिज कर ली, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ बाइगैमी। ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिकॉज उसने ड्यू डिलीजेंटली उसने इंक्वायरी नहीं की, उसने रीजनेबल इंक्वायरी नहीं की ट्रू फैक्ट की कि वेदर द डिग्री फ्रॉम द कोर्ट हैज़ बीन पास्ड और नॉट। तो अगर वो ड्यू डिलीजेंटली अगर वो ऐसा करता तो वो डिफेंस ले सकता था। तो लेकिन वो इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि
इंक्वायरी, रीजनेबल इंक्वायरी की ही नहीं कि वो उसने, और बिना इंक्वायरी किए उसने एक सेकंड मैरिज कर ली। तो अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इस ग्राउंड पे डिफेंस लेता है तो वो ये जो ग्राउंड है ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, ये वो डिफेंस नहीं है। तो इसी तरह से हम अगर बात करें सेक्शन 79 की, तो 79 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन बाय ए पर्सन who in good faith believe himself to be justified by law in doing that act। तो अगर वो खुद को ये समझता है कि वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा वो ऐसा करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई क्राइम वो कमिट करता है तो वो इस डिफेंस का सहारा ले सकता है। तो इसमें हम जो है एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको कि ए जो है देखता है कि बी जेड का मर्डर कर रहा है, और वो गुड फेथ में ऐसा सोचता है कि मुझे इसको अरेस्ट करना चाहिए बीइंग ए सिटीज़न, और अरेस्ट करके इसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देना चाहिए, हैंड ओवर करना चाहिए। तो वो ऐसा सोच के वो उसको पकड़ लेता है और ये सोचता है कि वो इसको पुलिस को हैंड ओवर कराएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। हालांकि जो बी है जो कि जेड को मार रहा था वो अपने सेल्फ डिफेंस में मार रहा था। तो इस कंडीशन में जबकि वो अपना सेल्फ डिफेंस में का इस्तेमाल कर रहा था, तो इसलिए, और ए ये सोचता था कि वो बाउंड है लॉ के द्वारा कि भाई वो इसको अरेस्ट कर सकता है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे सकता है, तो उसने ऐसा किया, तो यहाँ पे वो प्ली ले सकता है इसकी। तो इसमें द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 76 एंड 79 इज़ दैट कि इन द फॉर्मर ए पर्सन इज एज्यूम्ड टू बी बाउंड एंड इन द लेटर it is to be justified by the law। तो in other words we can say the distinction is between a real and supposed legal obligation and a real supposed legal justification in doing the particular act। However in both the sections there is a bona fide intention, इसमें bona fide intention होती है to advance the law। इन दोनों के अंदर एक खास बात और है, इसमें मेंसरिया एब्सेंट होता है। तो व्हेन ए मिस्टेक इन गुड फेथ डन, तो वो जो है वो इसका डिफेंस ले सकता है। अगर ऐसा कोई क्राइम हो जाता है उसके हाथ से तो वो डिफेंस ले सकता है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं इसमें सेक्शन 79 की। तो इसमें एक केस का जिक्र कर सकते हैं, चिरंजीवी वर्सेस स्टेट का केस था ये। तो एक्यूज था, उसने अपने खुद के बेटे को टाइगर समझ के एक टाइगर समझ के उसको उसने किल कर दिया, अपने खुद के बेटे को। तो इस केस में उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, तो ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ दैट एक्ट। तो इसी तरह से हम बात करते हैं सेक्शन 77 और 78 की। तो सेक्शन 77 एंड 78 इज डील्स विद द जुडिशियल एक्ट्स। तो जो ये सेक्शंस जो हैं जजेस को और कोर्ट्स को जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं। वो जो भी अपने जुडिशली एम्पावर्ड हैं, जो भी अपनी पावर को एंजॉय करते हुए अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं, तो इस सेक्शन में उनको सेफ गार्ड किया हुआ है जुडिशियल जजेस को और कोर्ट्स को। तो जब एक जज जो है जुडिशली एक्ट कर रहा है अपनी कोर्ट में और वो गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वो बाउंड है ऐसा करने के लिए लॉ के द्वारा, तो अगर उसमें तो वो ऐसा, तो वो इसमें सेक्शन 77 और 78 में कवर करता है उसको। तो जब जजेस हैं
जो सेंटेंस देते हैं किसी प्रिजनर को, इवन डेथ सेंटेंस देते हैं, तो चाहे बेशक से वो इवन इट वुड बी डन बाय द जज रोंगली, तो इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट हिमसेल्फ लाइबल. Similarly, according to section 78 act, an act done pursuant to the judgment or order of the court of justice, when the person doing the act in good faith believed that the court has jurisdiction, then there is no offense. इफ़ देर मान लीजिए अगर कोई किसी को डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है, चाहे वो जज के द्वारा उसकी जुरिडिक्शन नहीं थी और वो सज़ा सुना दी उसको और वो हैंग आउट कर दिया, तो इस तरह से जो एक्ट हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो वो सेफ गार्ड किए गए हैं इन सेक्शंस के द्वारा. तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेक्शन 80 की. सेक्शन 80 डील्स विद एक्सीडेंट. तो it is the third, in this type of general exception, it relates to act committed by accident. तो सेक्शन जो 80 है वो कहता है आईपीसी का कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. अगर कोई भी एक्ट है जो एक्सीडेंटली हो गया है, जिसमें कि कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी और विदाउट एनी नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट, तो इन ए लॉफुल मैनर, अगर लॉफुल मैनर से लॉफुल मीन से किया गया है जो कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन से है, तो ऐसे अगर एक्ट एक्सीडेंटली अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ही इज़ नॉट लाइबल फॉर दैट एक्ट एंड ही कैन टुक द डिफेंस ऑफ दैट सेक्शन 80. तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है इसमें कि मान लीजिए एक लकड़ आ रहा है, वो अपनी कुल्हाड़ी से जो है ना लकड़ियाँ काट रहा है. अगर उसने कुल्हाड़ी को जैसे ही उसने हवा में उछाला, उसको हवा में उछालते ही जो कुल्हाड़ी का ऊपर का पार्ट है वो फ्लाई कर गया और फ्लाई करके नियर बाई कोई जा रहा था उसके सिर पे लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई. तो ऐसा अगर हो गया एक्सीडेंटली, तो ही इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ये एक्सीडेंटली हुआ है, वो इंटेंशनली उसने ऐसा नहीं किया हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है. तो ऐसे ही मान लीजिए कोई क्रिकेट का गेम चल रहा है, तो क्रिकेट के गेम में अगर बैट्समैन जो है बॉल को स्ट्राइक करता है और वो किसी जो है जो दर्शक है उसके सिर पे लग जाती है, जिसकी वजह से वो मान लीजिए वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. तो इन दैट सेक्शन आल्सो this case is also lies on this section and he can take the plea of that section. तो एक्सीडेंटली होता है, इसमें इंटेंशन नहीं होती है और नॉलेज भी नहीं होती है, ये अचानक होता है, तो अनएक्सपेक्टेड होता है. तो लेकिन अगर मान लीजिए अगर नेग्लिजेंटली ऐसा हुआ है, अगर ड्यू केयर और कॉशन नहीं इख्तियार की गई है, अगर नहीं ली गई है, तो वो इसका जो है ना इस डिफेंस का सहारा नहीं ले सकता है. तो अगर हम बात कर रहे थे, ये एग्जांपल दिया था हमने कि एक लकड़ी काटने वाले के हाथ से वो कुल्हाड़ी एकदम हवा में उछली और वो ऊपर का पार्ट उसको जिसकी वजह से वो मर गया लगने से. अगर इसमें प्रॉपर ड्यू केयर और कॉशन नहीं इस्तेमाल की गई है, मान लिए उसने चेक नहीं किया है कि वो जो उसका जो एक्स है, जो उसकी कुल्हाड़ी है, वो बिल्कुल ठीक वर्किंग कंडीशन में नहीं है. अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर उसने ड्यू केयर नहीं देखा, अगर वो कुल्हाड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है, तो वो डिफेंस ले सकता है. अगर प्रॉपर ड्यू केयर कॉशन अगर इस्तेमाल की गई है तो वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज़ वो डिफेंस नहीं ले सकता है इसमें. इसी तरह से एक और एग्जांपल दे सकते हैं. मान लीजिए एक पर्सन है जो कि गन है और वो उसको बिना ऐसा देखे, बिना एग्जामिन किए कि वो लोडेड है या नहीं है, वो अपने साथी पे तान देता है और ट्रिगर दबा देता है और जिसकी वजह से वो मर जाता है. तो यहाँ पे वो इस डिफेंस का सहारा नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, एग्जामिन ही नहीं किया है कि वो गन लोडेड है या अनलोडेड है. हाँ, अगर इस कंडीशन में वो ऐसा एक्सप्लेन करता है और ऐसा बिलीव करता है और ऐसा
एग्ज़ामिनेशन में ऐसा पाया जाता है कि उसका जो बिलीफ था कि ये बंदूक खाली है, अगर वो ऐसा प्रूव हो जाता है और ऐसा वो उसने बिलीव किया, तो वो इसका सहारा ले सकता है और उसको इस सेक्शन का इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें प्रॉपर ड्यू केयर और कॉशन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इसका सहारा नहीं ले सकता है। तो हम बात करते हैं अब सेक्शन 81 टू 86 एंड 92 टू सेक्शन 94 की। ये है इसमें जो एब्सेंस है, जो एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। तो क्रिमिनल इंटेंशन मीन्स द पर्पस और डिज़ाइन ऑफ डूइंग एन एक्ट forbidden by criminal law without just cause and excuse. Now there are certain act which appears to be criminal, मतलब काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं, जो कि बट दे आर डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। अगर वो एक्ट जो कि क्राइम है और अगर वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन से किए गए हैं, तो दीज एक्ट शुड नॉट बी पेनलाइज, बिकॉज इनके अंदर इन ऑल द केसेस देर आर लैक ऑफ मेंसरिया। तो देर आर 7 तरह के ऐसे एक्ट मेंशन्ड हैं इसमें, जो कि हालांकि वो क्राइम है लेकिन वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किए गए हैं, तो इसलिए वो पेनलाइज नहीं किए जा सकते, वो एक्सक्यूजेबल हैं। तो इसमें हम पहले बात करते हैं जिस 7 कैटेगरीज में से हम बात करेंगे, जो कि सेक्शन 81 है, द एक्ट डन टू अवॉइड अदर हार्म। कुछ इस तरह के एक्ट जो कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किए गए हैं विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, अगर वो ऐसे किया गया है तो वो एक्ट एक्सक्यूजेबल है। तो इसमें हम और अब बात करेंगे सेक्शन 82, 83 की, द एक्ट ऑफ चाइल्ड, और सेक्शन 84 डील करता है लूनेटिक केसेस में, और सेक्शन 85, 86 डील्स करता है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स के जो एक्ट्स होते हैं उन एक्ट्स को डील करता है, और सेक्शन 92 डील करता है बोनाफाइड एक्ट फॉर अनदर्स बेनिफिट विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, और सेक्शन 93 डील करता है जो कि कम्युनिकेशन है जो गुड फेथ में दिए गए हैं, उनसे अगर कोई ऐसा हार्म हो जाता है तो वो एक्सक्यूजेबल है। सेक्शन 94 डील करता है जो एक्ट जो कंपल्सन और थ्रेट में किए गए हैं, तो ऐसे एक्ट सेक्शन 94 में लाई करते हैं। तो अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सेक्शन 81 की अगर बात करें हम, सेक्शन 81 डील्स विद द एक्ट डन टू अवॉइड अदर हार्म, कि किसी दूसरे को हार्म अगर पहुंचाया जाता है तो वो सेक्शन इसमें वो डिफेंस इसमें लाई करेगा सेक्शन 81 में। तो सेक्शन 81 सेज दैट एन एक्ट डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, भाई ये हार्म पहुंचा सकता है मेरा एक्ट, बट डन इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, सो दैट इज़ ए डिफेंस। अब हम बात करें कि अगर मान लीजिए कोई आग लगी हुई है लगातार, मान लीजिए 100 झोपड़ियों की एक लाइन है और उसमें आग, एक झोपड़ी में आग लग गई, दूसरी में लगी, दूसरी से तीसरी में लग गई, तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अगर बीच की एक कड़ी तोड़ देता है, बीच की अगर एक झोपड़ी को तहस नहस करके उसको, उस झोपड़ी, उस लाइन को, उस लीक को, उस लीक से हटा देता है उसको, तो ये हार्म तो किया है, लेकिन उसकी क्रिमिनल इंटेंशन उस घर को बर्बाद करने की नहीं थी। उसकी इंटेंशन ये थी कि अगर ये आग ऐसे लगातार बढ़ती गई तो 100 की 100 जो हट्स हैं उनको वो आग में नष्ट हो जाएगी। तो ये सोच के कि मैं बीच की अगर इसकी एक लाइन, जैसे हमारा आजकल चल रहा कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग, तो अगर उसकी वो डिस्टेंसिंग में ख़त्म कर दी उसने, तो एक झोपड़ी अगर उसने बीच में से हटा दी है तो ताकि वो आग वहीं पे जाके रुक गई और आगे नहीं गई। तो अगर उसने ऐसा किया है
तो उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो उस पर्टिकुलर उस हट को बर्बाद करने की इंटेंशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन थी कि बड़ा हार्म ना हो जाए इसे, इसीलिए एक छोटा हार्म किया जा सकता है, तो इसलिए उसने ऐसा किया। तो ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से जो है ना सेक्शन 81 बोलता है कि अगर ऐसा किया जाता है, कोई ऐसा एक्ट किया जाता है कि अगर किसी दूसरे को हार्म ना हो, तो अगर अगर इस तरह से एक्ट कोई किया गया है तो उसमें ये एक डिफेंस लिया जा सकता है। तो बस इंटेंशनली उसने ऐसा करने के लिए ना किया हो, पर्टिकुलर उस हट को इंटेंशनली करने के लिए, भाई इंटेंशनली उसने उसको ख़राब करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए ऐसा नहीं किया उसने। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि अब बात करते हैं सेक्शन 82 और 83 की। तो सेक्शन 82 और 83 डील्स करता है चाइल्ड के केसेस में, द एक्ट डन बाय द चाइल्ड। तो हमारा इंडियन पिनल कोड बोलता है कि देर इज़ एन एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर क्राइम अंडर 7 ईयर ऑफ एज। तो 7 साल से कम का नीचे का अगर कोई बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो वो टोटली एक्सक्यूजेबल है, बिकॉज़ इसको हमारी क्रिमिनल लॉ में ही नहीं, हमारा कोई भी एनी स्पेशल या लोकल लॉ है उस सभी में जो है ना एक 7 साल से कम के बच्चे को, डोली कैपेक्स बोलते हैं इसको, 7 साल से कम के बच्चे को टोटल एक्सक्यूज़ किया गया है। इसको ये एक्सक्यूजेबल है। अगर कोई भी 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है वो इस सेक्शन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और सेक्शन 82, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82, एन एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज इज नो डिफेंस, इज नो ऑफेंस, सॉरी। It is to be noted that this immunity is not confined to offences under the code only, but extend to offences under any special or local laws. तो जो है अगर हम बात करें कोई इन्फेंट है, एन इन्फेंट इज बाय presumption of law duly in capex, not endowed with any discretion so as to distinguish right from wrong. Thus the question of criminal intention does not arise where persons getting crimes committed through children below 7 year of age. यानी कि इसमें ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी कि क्रिमिनल इंटेंशन के साथ अगर किसी 7 साल से कम के बच्चे से अगर कोई क्राइम करवाता है तो जिसने क्राइम करवाया है, जो भी पर्सन है जो 7 साल से कम एज के बच्चे से क्राइम करवा रहा है, तो ही विल बी हेल्ड लायबल। हालांकि जो चाइल्ड है, द चाइल्ड विल बी एग्जम्प्टेड, चाइल्ड इसमें एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किसी बच्चे से करवा रहा है तो वो उस ऑफेंस के लिए लायबल होगा, बच्चा लायबल नहीं होगा, तो बच्चा टोटली एग्जम्प्ट है। तो अब हम बात करें अगर सेक्शन 83 की, तो सेक्शन 83 बोलता है कि अगर कोई भी एक्ट है जो कि एक बच्चा है जो कि अबव 7 साल है, 7 साल से ज़्यादा का है और 12 साल से कम का है, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है सेक्शन 83 के द्वारा। तो इसमें ये देखा गया है कि द चाइल्ड इन क्वेश्चन हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसकी अगर मैच्योरिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने की, जज करने की कि वो क्या कर रहा है, तो वो लायबल नहीं है। अगर उसने इतनी मैच्योरिटी अटेंड कर ली है कि वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको समझ सकता है जो वो एक्ट कर रहा है, तो वो लायबल रहेगा इसमें। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो एक ज्वेलरी शॉप से जो है वो उसको ऑर्नामेंट अगर वो स्टील कर लेता है, चुरा लेता है, और वो किसी दूसरे को जाके सेल कर देता है, तो इस केस में चाहे उसने वो 10 रुपये का सेल किया हो, लेकिन इस केस में वो अंडरस्टैंड कर रहा है इस चीज़ को कि वो क्या काम कर रहा है, वो जो उसने एक्ट किया है वो क्या एक्ट किया है, तो इन दैट केसेस ही इज़ लायबल।
की बात करें तो 84 डील्स विद एन इंसेन पर्सन। तो ये इंसेन पर्सन को जो है ना सेफ गार्ड मुहैया करा कंप्लीट लूनेटिक को। तो सेक्शन 84 clearly says and lays down that nothing is an offense which is done by a person who owing to unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of that act, or that act that he is doing what is wrong or contrary to law. The legal insanity contemplated by this section uh, different from the medical insanity. So we can say no culpability can be fastened upon insane persons, as they have no free will. The word in this section, unsoundness of mind, includes following many kinds of persons. We can say just like idiot, or we can say temporary failure of mind, and madman, lunatic, mental disorder अगर किसी को है तो इन अदर वर्ड्स ए पर्सन, अगर एक कोई भी आदमी है वो अनकॉन्शियस स्टेट में अगर ये प्रूव कर देता कि जिस टाइम वो एक्ट हुआ था वो उस समय अनकॉन्शियस स्टेज में था, जैसे कि मान लो किसी को बीमारी है नींद में चलने की, तो अगर वो ऐसा प्रूव कर दे कि जिस टाइम वो उसने किया वो उसको ये बीमारी है, मेडिकली प्रूव है कि उसको जो है ना स्लीप वॉकिंग का उसको एक डिसऑर्डर है, और अगर उस कंडीशन में अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो एग्जम्प्ट है, because he did not know the consequences and he did not know the act, what he is done is right or wrong, he didn't know. और another example is an intoxicated person, we can say. तो intoxicated person है वो भी इसमें जो ना आते हैं, तो he can take the benefit of that section. तो if we see what is protected by section 84 is natural impaired, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टू क्लेम प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 84 it is not that person should not know an act to be right or wrong, but what he should be incapable of knowing whether the act done by him is right or wrong. तो जो कैपेसिटी है वो राइट एंड रॉन्ग की वो होनी चाहिए, उसकी वो फ्लिकरिंग स्टेज होनी चाहिए कि वो डिसाइड ना कर पाए कि ये राइट था ये रॉन्ग था। तो इसी तरह से मान लीजिए हम अगर बात करें जहाँ पे एक मान लीजिए कोई फादर है और उसको एक ऐसा डिसऑर्डर है कि वो मतलब अपने खुद के बेटे को जो उसके पास हो रहा था वो उसको मार देता है, तो और वो ऐसा प्रज्यूम करता है कि ये उसके भगवान ने उसको सपने में आके बोला है कि वो अगर इसको मार देगा तो उसको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो उसको इस तरह का डिसऑर्डर था, तो वो ऐसा सोच के और अपने खुद के बेटे को मार देता है। तो इस कंडीशन में क्योंकि वो उसका एक मेंटल डिसऑर्डर है तो कैटेगरी में आता है, अगर वो प्रूव कर देता है तो इनका बेनिफिट मिल सकता है उसको। तो अब हम बात करें सेक्शन 85 एंड 86 की। तो सेक्शन 85, 86 डील करता है इंटॉक्सिकेटेड पर्सनस के लिए। तो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है मतलब ड्रंकनेस जो है वो इफ़ ए पर्सन चूज़ टू गेट ड्रंक, अगर वो खुद से है, खुद से ली गई है, उसकी अपनी इंटेंशन से अपनी खुद की मर्जी से ली गई है, तो वो इस सेक्शन का जो है ना प्ली नहीं ले सकता कि वो अगर वो इंटॉक्सिकेशन जो उसके अंदर है, जो भी उसने इंटॉक्सिकेटेड जो भी पदार्थ लिया है वो अगर
उसकी जो है ना उसकी खुद की वॉलेंटरीली अगर उसने लिया है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता। अगर उस वॉलेंटरीली नहीं लिया है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो सेक्शन 85 इसमें बोलता है कि कोई भी इफ़ वी सेक्शन 85 डील्स दैट nothing is an offense which is done by a person who owing to intoxication is incapable of knowing the nature of the act, or that what he is doing is wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। इसमें दो ही खास बातें हैं, जो है वो इंटॉक्सिकेशन है उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए और उसकी नॉलेज के विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए। तो वी कैन से कि जो इंटॉक्सिकेशन है, जो ड्रंकनेस है, वो उसका डिफेंस तभी ले सकता है जब वो उसकी नेचर के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट हो और उसकी विदाउट नॉलेज हो। तो सेक्शन 86 बोलता है, सेक्शन 86 स्टेट्स द प्रेजेंशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स। तो इफ एन एक्ट इज एन ऑफेंस एंड such an act is we can say committed by an intoxicated person, he will be presumed to have knowledge requisite for the offense unless we can say unless he can show that he was intoxicated without his knowledge and against his will। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, जो मान लीजिए जो इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन में भी कॉज्ड बाय लीकर से हो सकता है या मेडिसिन से हो सकता है, भांग से हो सकता है, गांजा से हो सकता है। देयर आर सो मैनी, काफ़ी तरह के पदार्थ हैं जिससे कि इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। तो वेयर द एक्यूज्ड ड्रैंक लिकर एट द परसुएशन ऑफ हिज फादर to alleviate his pain, it cannot be said that the administration of liquor to him was against his will. No, thus he could not claim any benefit under section 85. So if he can enjoy, if anyone wants to enjoy the benefit of section 85, it must be clearly said that the intoxication which he takes is without his will and against his knowledge। तो that is very necessary। तो when the accused mind was so affected by drink that he more readily gave way to some violent passion, तो it could not be said that the accused did not intend the natural consequences of this act। तो to claim the benefit of section 86, the accused has to be so drunk that he was incapable of forming the intent। So तो ये सेक्शन 84 था। तो अब हम बात करें सेक्शन 85 की, और सेक्शन 85 था सॉरी, और सेक्शन 86 clearly says that a person voluntarily intoxicated will be deemed to have the same knowledge। अगर वॉलेंटरली कोई ऐसा इंटॉक्सिकेशन करता है तो ऐसा समझा जाएगा, तो जो उसने जो भी एक्ट किया है वो जो है ना, इट इज़ नॉट डन इन इंटॉक्सिकेशन स्टेज। तो ऐसा समझा जाएगा अगर वो उसने अपनी विल से इंटॉक्सिकेशन किया है, और तब अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है। और वो ऐसा माना जाएगा कि जो इंटॉक्सिकेशन किया है वो उसकी खुद की नॉलेज से था, और उसको जो एक्ट उसने किया है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के, उसकी जो भी उसके परिणाम थे उनके बारे में वो भली भांति रूप से जानता है। तो अब हम बात करें सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 डील करता है बोनाफाइड एक्ट ऑफ अनदर्स बेनिफिट। तो सेक्शन 92 lays down that nothing is an offence by reason of any harm which it may cause to the person to whose benefit it is done in good faith and even without that person's consent under emergent circumstances
तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है और फुल्ली सेफ गार्डेड है अंडर सेक्शन 92। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि किसी को मान लीजिए ए और बी हैं, वो दोनों जंगल में थे और ए को एक शेर उठा के ले गया और बी के पास रिवॉल्वर थी। तो वो बी जो है वो रिवॉल्वर से गोली चलाता है शेर की तरफ, ये इस इंटेंशन से कि शेर मर जाएगा और ए को शेर छोड़ देगा और वो उसको बचा लेगा, जबकि वो गलती से वो गोली शेर को ना लग करके उसको लग जाती है। तो वो किया तो उसने इस इंटेंशन से था कि वो उसको बचा लेगा, शेर को मार देगा, लेकिन उसकी ना तो कोई ऐसी इंटेंशन थी, उसकी इंटेंशंस केवल ये थी कि वो ए को बचाना चाहता था और इसलिए उसने टाइगर की तरफ गोली चलाई थी। तो अगर इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो वो उसके ए के बेनिफिट के लिए उसने गोली चलाई थी ताकि वो बच जाए और विदाउट उसकी जो है ना बिना उसकी उसके सलाह के। तो अगर ऐसा कोई करता है तो अगर गुड फेथ में करता है बिना किसी इंटेंशन के और केवल इस इंटेंशन से कि वो उसको बेनिफिट देना चाहता है, तो अगर ऐसा करता है तो वो एग्जेम्प्ट है। और अगर ऐसा करने से अगर कोई क्षति या कोई हानि या कोई क्राइम हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो अब हम सेक्शन बात करें सेक्शन 93 की। सेक्शन 93 है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। तो सेक्शन 93 बोलता है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन है किसी व्यक्ति द्वारा अगर गुड फेथ में दिया गया है जो कि उस पर्सन की बेनिफिट के लिए, तो अगर कोई तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये अगर मान लीजिए हालांकि ऐसे कम्युनिकेशन से जो है अगर किसी को कोई हानि भी अगर कोई हार्म भी हो जाता है तो भी उस कंडीशन में भी ये ऑफेंस नहीं है। तो इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक सर्जन है, अगर वो गुड फेथ में अपने एक पेशेंट को अपनी जो ओपिनियन है वो कम्युनिकेट करता है कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगा, तो वो मान लीजिए वो किया उसने गुड फेथ में है और पेशेंट ये सुन के शौक से मर जाता है, तो यहाँ पे जो सर्जन है उसने कोई द सर्जन कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू दैट इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ। तो लेकिन फिर भी उसने गुड फेथ में किया। तो ऐसे कम्युनिकेशंस को जो गुड फेथ में किए गए हैं और उससे अगर कोई हार्म हो जाता है तो तो सेक्शन 93 उनको कवर करता है। तो बात करें हम सेक्शन 94 की। तो सेक्शन 94 डील्स विद द एक्ट डन अंडर कंपल्सन और थ्रेट। तो सेक्शन 94 कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंसेस हैं जो कि अंडर कंपल्शन या थ्रेट में किए गए हैं, किसी पर्सन्स के द्वारा कंपेल्ड किए गए हैं, अगर कंपेल्ड करके कराया गया या थ्रेटन करके, तो वो एक्सक्यूजेबल हैं। इसमें एक खास बात ये है कि जो थ्रेट है या जो कंपल्शन है वो थ्रेट इस डिग्री की होनी चाहिए जो कि उसकी इंस्टेंट लाइफ इंस्टेंट डेथ का जो फियर है उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसको इंस्टेंटली वो डेथ हो जाएगी उसकी, अगर वो ऐसा थ्रेट करता है, कंपल्सन करता है कि अगर ये काम तूने अभी नहीं किया तो मैं तेरे को अभी मार दूंगा। तो थ्रेट जो है वो इंस्टेंट डेथ की होनी चाहिए। तो अगर इस स्टेज में अगर कोई इस कंपल्शन में अगर कोई एक्ट करता है तो वो एक्ट जो है ना सेक्शन 94 में लाई करेगा और तभी वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो हाउएवर ए पर्सन सो पुट अंडर थ्रेट कैन नॉट कॉज मर्डर और एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। तो टू अवेल बेनिफिट ऑफ सेक्शन 94 the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm. The harm must be the death. तो if a person who is own accord अगर वो खुद के ऐसे बिलीफ से ये सोच के करता है कि नहीं वो तुझे मार देगा, अगर वो यूं सोच के ऐसा करता है कोई एक्ट जिससे और उससे अगर कोई क्राइम हो जाता है तो वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो थ्रेट होनी चाहिए और
थ्रेट या कंपल्सन होनी चाहिए, और जो फियर है करने वाले जो एक्ट कर रहा है उसके अंदर इंस्टेंट डेथ का फियर होना चाहिए, तो तभी वो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो मेयरली जो थ्रेटनिंग है वो फ्यूचर डेथ की नहीं होनी चाहिए, वो इंस्टेंट डेथ की होनी चाहिए। अगर फ्यूचर डेथ की है तो वो इसमें लाई नहीं करेगा, तो इंस्टेंट डेथ की होनी चाहिए, फ्यूचर डेथ की नहीं होनी चाहिए। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मियरली थ्रेटनिंग विद फ्यूचर डेथ और अदर sort of death will not। तो सेक्शन 87 to 91 डील्स विद द एक्ट डन बाय द कंसेंट। तो सेक्शन 87 to 91 lays down that the law section 87 to 91 lays down that the law as to how far an act done by consent will be excused in law। तो it is important to say that the consent play a very important role in criminal law। Its presence or absence often makes a difference between innocence and a crime। तो जो इंटेंशन है वही डिसाइड काफ़ी केसेस में डिसाइड करती है कि ये ऑफेंस है या नहीं है। तो सेक्शन 90 इसमें डील करता है कि सेक्शन 90 क्लियरली सेज दैट लेज डाउन व्हाट इज़ नॉट कंसेंट। भाई कौन सी कंसेंट नहीं है। तो ए कंसेंट गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और सेकेंडली वी कैन से ए कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड consequences of that act। तो ए पर्सन अंडर 12 year of age वी कैन से इट इज़ टू बी नोटेड द कंसेंट एंड सबमिशन। तो कंसेंट और सबमिशन में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबमिशन जो होता है, सबमिशन वी कैन से आर नॉट द सेम थिंग। इन एवरी कंसेंट इन्वॉल्व्स ए सबमिशन। जो कंसेंट होती है उसके कंसेंट के साथ सबमिशन भी होता है। Thus mere submission of a person who does not know the nature of the act is not a consent। So section 87 to 91 lays down that if certain acts are done with the consent of the victim they will not amount to offenses। तो सेक्शन 87 इसमें बोलता है कि द एक्ट not intended or known to be likely to cause death or grievous hurt, which act causes any harm to a person above 80 years of age who has given his consent। consent में भी express और implied। तो अगर वो कंसेंट देने के बाद भी अगर सफ़र करता है तो दिस इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो रेसलिंग होती हैं, जो गेम्स होते हैं, तो ये इस सेक्शन में कवर किए गए हैं क्योंकि उनमें उनकी कंसेंट होती है। अगर कोई हार्म हो जाता है उसे खेलते हुए स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में, तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो सिमिलरली सेक्शन 88 है, तो उसमें भी अगर कहा गया है कि कोई एक्ट है अगर गुड फेथ में किया गया है फॉर द, अगर कोई किसी विक्टिम की बेनिफिट में किया गया है विद द विक्टिम कंसेंट, अगर विक्टिम की कंसेंट से किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो इसमें इस सेक्शन में एग्जांपल दे सकते हैं कि मतलब दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स सर्जन एंड सर्जिकल ऑपरेशंस लाइक, क्योंकि इसमें जो है या इसमें टीचर्स को भी कवर किया गया है वीकेंड से, जो बच्चों को थोड़ी बहुत पनिशमेंट देते हैं स्कूल्स में उनके बेनिफिट के लिए। तो अगर हम बात करें सर्जन की और डॉक्टर्स की, तो केवल जो क्वालिफाइड सर्जन और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वही इसमें हम कह सकते हैं वही प्रोटेक्ट है और वही इसका डिफेंस ले सकते हैं। जो क्वालिफाइड नहीं है जो, तो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड।
तो मान लीजिए कि कोई भी सर्जन है गुड फेथ में, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया है और जिसका कि इंस्टेंटली ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो तो इसमें अगर वो ऑपरेशन करता है तो हालांकि वो उसके बेनिफिट के लिए, अगर ऑपरेशन करते हुए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो जो है ना उसको जनरल एक्सेप्शन के इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शन 92 क्लियर करता है इसमें। सेक्शन 91 लेज डाउन दैट एक्सेप्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 87 to 89 does not extend to act which are offences independently of any harm which may cause to the person giving the consent। मान लीजिए इसमें एग्जांपल है, मान लीजिए अगर कोई मिसकैरेज अगर करता है, भले ही वो जो है अनलेस द मिसकैरेज जो उसके गुड फेथ में करता है और वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए करता है, तो दस कॉजिंग मिसकैरेज, जो मिसकैरेज है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, बट और एंड द कंसेंट ऑफ द वुमेन इज आल्सो देयर। तो इफ दैट इफ इन मिसकैरेज द कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज, अगर वो जस्टिफाई नहीं है लॉ के द्वारा तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, अगर वो जस्टिफाई है तो एक्सक्यूजेबल है। तो इसी तरह से सेक्शन 95 है, ट्रिपलिंग एक्ट्स जो है ट्रिपलिंग एक्ट्स को कवर करता है। तो सेक्शन इसमें एक मैक्सिम भी है, द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिपल्स। तो द मैक्सिम इज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। तो जिसका मतलब है कि भाई जो लॉ है, द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिपल्स। तो इफ़ ए पर्सन कॉज्ड एनी हार्म इवन विद एन इंटेंशन और नॉलेज टू डू सो एंड दैट हार्म इज सो स्लाइट that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm, so it is no offense। Thus both in accidental as well as deliberate acts are covered by this section। Further the harm covers actual physical injury also, we can say। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 96 to 106 की, जो डील्स करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस हैं इज़ द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन पर्सन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर। तो इसमें सेक्शन 96 बोलता है कि द नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ प्राइवेट। अगर कोई अपने अगर जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है जो उसका, वो उसको अगर एक्सरसाइज करता है तो उसको अगर वो एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई हार्म होता है तो वो एक्सक्यूजेबल है, तो वो उसका राइट है। इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए मैन टू हेल्प हिमसेल्फ। द राइट मस्ट बी फोस्टर्ड इन द सिटीजन्स ऑफ एवरी फ्री कंट्री। तो जो डॉक्ट्रिन है जो प्राइवेट डिफेंस का, तो ये डॉक्ट्रिन कई चीज़ों पे आधारित है, जैसे कि ए पर्सन हुज लाइफ इज़ थ्रेटन्ड बाय ए ग्रेव डेंजर नीड नॉट वेट फॉर द स्टेट। अगर मान लीजिए वो अगर किसी का इंतज़ार करेगा कि कोई मुझे बचाने आएगा तो वो मारा जा सकता है। तो अगर एक पर्सन है उसकी लाइफ को इतना ग्रेव डेंजर है कि वो वेट ही नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर कोई दूसरा उसके ऊपर कोई सेकंड ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो इसको एंजॉय कर सकता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रोटेक्टिव एंड नॉट प्यूनिटिव, यानी कि किसी को पनिशमेंट देना एग्रेशन में ये उसका मतलब नहीं है, ये उसका परिणाम नहीं होना चाहिए, खुद को बचाने का उसका इंटेंशन होना चाहिए। तो द राइट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड व्हेन देयर इज़ ए रियल एंड इमीडिएट थ्रेट हो। एक मतलब रिमोट थ्रेट ना हो, इमीडिएट हो,
और इमीडिएट थ्रेट हो लाइफ की। तो द रियल एंड इमीडिएट थ्रेट हो और रीजनेबल एप्रीहेंशन हो सच थ्रेट की, और फियर हो, और कोई दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन ना हो। तो ये इसमें जब अगर ऐसा लाइफ के ऊपर अगर कोई बात आती है, कोई डेंजर है लाइफ के ऊपर और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है और किसी और हेल्प की वेट नहीं कर सकता, तो वो अपने इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो उसका राइट है वो उसको एंटरटेन कर सकता है और वो उसको एंजॉय कर सकता है और वो बेनिफिट ले सकता है इसका। तो इसी तरह से अगर हम बात करें व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो अगर ऐसा हो तो सच एन असॉल्ट और मे रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ सच डेथ हो will otherwise be the consequences of such assault। in other words we can say the right of private defense of the body extend under the restrictions mentioned in the preceding section। तो voluntarily causing death or of any other harm to the assailant if the offence which occasions the exercise of the right be any of the description hereinafter enumerated, such as assault as may be reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such assault। And thirdly we can say an assault with the intention of committing rape, and fourthly we can say the assault with the intention of gratifying unnatural lust, or fifth we can say assault with the intention of kidnapping and abduction, or sixth we can say an assault with the intention of wrongful confinement of a person under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities। So in these cases he can enjoy the his right of private defense which is laid down in under section 100। तो in section if we see in section 101 तो जो सेक्शन 101 है आईपीसी का वो बोलता है कि इफ़ द ऑफेंस बी नॉट एनी ऑफ द सेक्शन 100 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ डेथ टू द assailant but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death। के अलावा कोई अगर ऐसी हार्म पहुंचाने की अगर वो हो तो उसमें सेक्शन 101 लाई करेगा। सेक्शन 102 की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन 102 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, तो सेक्शन 102 बोलता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as reasonable apprehension of danger of the body arises from an attempt or threat to commit the offence though the offence may not have been committed, बेशक से कमिट ना किया गया हो, and if continues as long as such apprehension of danger to the body continues, अगर ऐसा है तो ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो नाउ वी कैन डिस्कस सेक्शन 103। सेक्शन 103 to 106 डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 103 बोलता है आईपीसी का द जो राइट है हमारा प्राइवेट डिफेंस का, the right of private defense of property extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death of any of other harm to the wrongdoer if the offense
committing of which or the attempting occasions the exercise of the right, be an offense of options, जो कि जैसे कि मान लीजिए कोई रोबरी है या हाउस ब्रेकिंग है एट नाइट, या मिसचीफ है बाई फायर, या बिल्डिंग टेंट वेसल को हानि पहुंचाने के लिए किया गया है, या थेफ्ट है, या हाउस ट्रेसपास है, तो ये इस सेक्शन में कवर करता है। अगर इस तरह की एप्रीहेंशन है तो वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो कि उसके प्रॉपर्टी अगर हम सेक्शन 104 की बात करें तो सेक्शन 104 क्लियरली बोलता है, इफ़ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिसचीफ, criminal trespass, not any of the description enumerated in the last preceding section, it means section 103. That right does not extend to the voluntarily cause of death, but does extend subject to the restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death. So now we can discuss the section 105 of IPC. तो 105 जो सेक्शन IPC का वो बोलता है कि जो राइट है प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हेन ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो तब हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेक्शन 106 है। सेक्शन 106 क्लियरली सेज that if in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, then the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. अगर जो उसका रिस्क है वो उसके साथ रन करता है, अगर रिस्क नहीं है तो वो इंजॉय नहीं कर सकता, अगर रिस्क है तो इंजॉय कर सकता है। तो we can say these are the provisions in section in chapter 4 of IPC which deals with the general exceptions in which there are certain cases and circumstances a person can take the defense of that right and take the benefit. However, there are so many crimes which are laid down in IPC, but there are certain cases. If a case falls under general exceptions, then that is not a crime, and the benefit of doubt जो है वो एक्यूज्ड को मिलता है, और एक्यूज्ड उसमें अगर लाई करता है उन सर्कमस्टेंसेस में अगर तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो है उसका किया गया ऑफेंस और क्विट हो जाएगा। These provisions are very important in our IPC. So that is all about the general exceptions. So thank you so much. Thanks to all.